हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोडक्शन का, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर प्लस डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर को मिला के बनाए। आधे से ज़्यादा टीचर बीच में इसमें कांस्टेंट रिटर्न्स भी घुसा देते हैं, जो सरासर गलत है। समझ के बात? सिर्फ इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर को मिला के बनाए। अगर आपको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ़ वी इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इन शॉर्ट रन, ये लॉ कहता है कि अगर हम शॉर्ट रन में, शॉर्ट पीरियड में अगर सिर्फ वेरिएबल फैक्टर जो कि लेबर है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करें, द टोटल प्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। शुरू में क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा और फाइनली टोटल प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। तो मैंने क्या कहा था कि शुरू में लेबर बढ़ाओगे तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स आएंगे और बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे। इन दोनों को मिला के ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनता है। नेक्स्ट इसकी अजम्पशंस इसकी सेम है जो पिछले लॉज में थी, शॉर्ट पीरियड वाले लॉज में, कि शॉर्ट पीरियड पे ही अप्लाई होगा। लेबर ही वेरिएबल फैक्टर है और बाकी सारे फैक्टर फिक्स्ड हैं। यूनिट्स ऑफ लेबर होमोजीनियस है। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। फिर वही प्रॉपर हेडिंग बनाओगे आप टीचर को इम्प्रेस करने के लिए। फिर आप लिखोगे दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। फिर इसका टेबल एंड डायग्राम, एक तरफ मैंने लिखा है क्वांटिटी ऑफ लेबर, दूसरी तरफ टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिन प्रोडक्शन। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन लिखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग रिटर्न्स लिखना है ना, तो मैंने यहाँ लिखा 2। ठीक है, 0 से 2, 2 से बढ़ाना। अब मैंने यहाँ 3 से बढ़ाना है। 3 से बढ़ाएंगे तो ये हो गया 5, 4 से बढ़ाएंगे तो ये हो गया 9। तो यहाँ तक मैंने तकरीबन इंक्रीजिंग रिटर्न्स दिखा दिया। इसके बाद मैं ये वाला पार्ट डिमिनिशिंग रिटर्न्स दिखाऊंगा। तो अगर यहाँ से 4 से मैंने बढ़ावा किया तो अगले में 3 से बढ़ावा करना पड़ेगा। 3 से ऐड करोगे तो ये बन गया। 3 के बाद 2 ऐड कर दो, 2 के बाद 1 ऐड कर दो, 1 के बाद 0 ऐड कर दो, उसके बाद -1 कर दो। तो इस तरीके से ये आपका टेबल तैयार हो जाएगा। और एवरेज प्रोडक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर। तो करो डिवाइड। 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 2.5। वैसे डिवाइड करोगे आ जाएगा 3, इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 3, इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 2.8, इसको डिवाइड करोगे 2.5, इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 2.1, उसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 1.7। ये मुझे इतनी जल्दी क्यों याद है? रोज़ ही ये नंबर पढ़ा के बच्चों को याद हो गए हुए हैं। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? वही टोटल प्रोडक्शन में चेंज कितना आया है। ठीक है, अब टोटल प्रोडक्शन में पहले में चेंज आया 2, दूसरे में चेंज कितना है 3, नेक्स्ट में चेंज कितना है 4, नेक्स्ट में चेंज कितना है 3, नेक्स्ट में चेंज कितना है 2, 1, 0, -1। तो ये आपको पता लग गया होगा ये कैसे बनेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से गंद गुंद साफ़ कर देता हूँ। तो शुरू में आपको, ये तो खैर गंद नहीं है, ये तो प्रॉपर मटेरियल है। तो यहाँ तक तो मैंने बना दिया 3rd यूनिट तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसके बाद मैंने बना दिया यहाँ तक डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है? टीचर के सामने फुकरी मारने के लिए या अपनी टॉर बनाने के लिए या शेखी मारने के लिए इनको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कुछ बाहर से नहीं करना, एक्सप्लेन इन फ्यू लाइन्स। ठीक है, 2-3 बातें। पहली लाइन आपने ये लिख देनी है कि शुरू में क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ा रहे हैं तो टीपी बढ़ रहा है, मगर जो टीपी के बढ़ने की रेट है वो इंक्रीजिंग रेट है। फिर आपने कहना है ये वाली लाइन कि भाई 4th यूनिट से टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ने लग गया। फिर एक ये लाइन लिखनी है कि एट 7th यूनिट टीपी इज़ मैक्सिमम, एमपी इज़ 0। और फिर एक ये लाइन कि जैसे ही टीपी बढ़ता है, गिरता है उल्टा और एमपी नेगेटिव हो जाता है। 4 लाइनें तो यही होगी। अब सबसे मुश्किल है इसका डायग्राम। जब भी मैं पेपर चेक करता हूँ बच्चों के, तो मुझे कैसे पता लगता है कि डायग्राम सही बनाया है कि डायग्राम गलत बनाया है? मैं एक ही झलक में डायग्राम देखता हूँ और ये सोच लेता हूँ कि बच्चे को कुछ आता भी है कि नहीं आता। अब हम डायग्राम पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब डायग्राम अगर पेपर पेंसिल होती मैं 2 मिनट में बना लेता। तो ये आपने बनाना है डिमिनिशिंग, ये बनाना है इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग। ये हो गया टीपी। ठीक है, तो मेरे से तुक्का लग गया, सही बन गया। तो ध्यान से देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग ये पिन पॉइंट कर देते हैं। आपको ये पिन पॉइंट नहीं करना। ठीक है ना, आपको ये स्मूथ फ्लो होना चाहिए। ये जो है ना, ये स्मूथ फ्लो होना चाहिए। और ये ऐसे भी नहीं करना कि ऐसे करके कुछ ज़्यादा ही ऊपर कर लिया और फिर ऐसे, ये जो चीज़ है ये गलत है। समझ गई बात? या फिर कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे इंक्रीजिंग रिटर्न्स फिर एकदम डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इस टाइप के भी नहीं करने। ठीक है, तो समझ लो मैंने यहाँ तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स बनाए, तो मैं इसको पॉइंट ए दे देता हूँ। ये पॉइंट कौन सा है? इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जिसके बाद कर्व अपनी स्पीड को चेंज कर लेती है। याद रखना, कर्व अपनी स्पीड को चेंज कर लेती है। उसके बाद मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ और यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है उस पर टेंजेंट बनाता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट बी। अब क्या करूँगा, इस बी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन नीचे बना लूँगा। ठीक है, मेरे से स्ट्रेट लाइन थोड़ी इधर उधर भी हो सकती है, तो अगर कोई इधर उधर होगी तो थोड़ा देख लेना, क्योंकि यहाँ स्केल स्कूल तो है नहीं। चलें आगे। अब हम क्या करेंगे, जब भी टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, आपको ये याद है ना, जब भी टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, मैंने इंक्रीजिंग रिटर्न्स में कराया था, तो एमपी बढ़ता है। ठीक है, जब भी टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो एमपी बढ़ता है। अगर आपको ये लॉ नहीं आता, सीधा इस पे छलांग मारिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और उस पर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के लॉ हैं, पहले वो पढ़ के आओ। ठीक है, तो जब भी हम टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाते हैं तो एमपी बढ़ता है। तो मैंने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एमपी को बढ़ाया। ठीक है, एमपी सिर्फ वहीं तक बढ़ेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक। यहाँ पे पॉइंट दे दिया मैंने सी। और जैसे ही टीपी ने डिमिनिशिंग रेट, इसके बाद डिमिनिशिंग रेट शुरू कर दिया ना, तो आपको याद है कि जब भी टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो एमपी गिरता है, और जब ये मैक्सिमम होता है एमपी जीरो हो जाता है। जैसे टीपी गिरता है एमपी नेगेटिव हो जाता है। ये लॉ होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही डिमिनिशिंग रेट हुआ तो ये गिरते 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 मैक्सिमम के सामने, बी पॉइंट के सामने ज़ीरो हो गया, और ये हो गया। ओहो यार, ये ज़्यादा फुकरी के चक्कर में ना ये लाइनें टेढ़ी हो जाती हैं। चलो, ये एमपी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तकरीबन सही लग रहा है। अब अगर हम +2 के लेवल पे देखें तो ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर +2 या स्कूल लेवल पे देखें तो ये बहुत अच्छा है। मगर अगर आप चाहते हो कि आप टीचर को इम्प्रेस कर दो और टीचर को लगे कि आप तो बहुत पढ़ के आए हो, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखना अब कि मैं क्या करवाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। आप क्या करोगे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट लाइन टेंजेंट ड्रॉ करोगे स्केल से। ठीक है, मैं तो स्केल से ड्रॉ नहीं कर रहा, आप ये स्केल से ड्रॉ करोगे। तो सिर्फ एक ही लाइन होगी जो टीपी को यहाँ पे टेंजेंट करके जा रही है। बाकी सारी लाइनें या तो टीपी को इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ से, या फिर यहाँ से निकल जाएंगी, जो टीपी को टच ही नहीं करेंगी। तो जहाँ से टीपी को ये टच कर रही है ना, वहाँ से आपने क्या करना है, वहाँ से आपने डॉटेड लाइन नीचे लगा लेनी है। वहाँ से आपने डॉटेड लाइन नीचे लगा लेनी है। ठीक है, अब ये जो डॉटेड लाइन आपने नीचे लगाई है, इस पॉइंट को नाम दे दो डी पॉइंट, क्योंकि डी हमने कहीं दिया नहीं है। और इसको दे दो क्वांटिटी 1, इसको दे दो क्वांटिटी 2। अब ध्यान से देखना, जहाँ पे भी ये टेंजेंट, ये जो एमपी कर्व है, इसको टच कर रही है, उसी पॉइंट पे ध्यान से सुनना, उसी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एपी कर्व निकलेगी और यहाँ पे टच करेगी, उसके बाद एपी कर्व गिर जाएगी। समझ की बात। अब कई बच्चे मुझे कहते हैं, सर ये आपने तिक्की सी पहाड़ियाँ बना दी माउंट एवरेस्ट की तरह। अगर आप चाहो तो इनको ऐसे नहीं, थोड़ी गुलाई में भी बना सकते हो। समझ गए ना बात, आप इसकी थोड़ी गुलाई भी ऐसे कर सकते थे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या सोच है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो है हमारी, ये है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है ए पॉइंट तक, और उसके बाद डिमिनिशिंग रेट स्टार्ट कर देता है अप टू पॉइंट डी। तो फर्स्ट स्टेज में एमपी जो है वो राइज होती है और सी पॉइंट तक राइज होती है। उसके बाद जैसे ही टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, एमपी गिरनी शुरू हो जाती है सी पॉइंट के बाद। और फर्स्ट स्टेज में एपी जो है वो लगातार बढ़ता रहता है अप टू पॉइंट डी। तो मैंने दे दिया, यहाँ पे पॉइंट ई कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ये वाली स्टेज, ये है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज ये वाली है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये जो सेकंड स्टेज है, इसमें क्या होता है, टीपी जो है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, डी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। और सेकंड स्टेज में एमपी जो है वो लगातार सी पॉइंट के बाद गिर रही थी, तो ये लगातार गिरते गिरते यहाँ तक ज़ीरो आ गई हुई है। ठीक है, जब ये मैक्सिमम था तो इसमें ये ज़ीरो आ गई हुई है, और एपी तो लगातार ई पॉइंट के बाद गिर ही रहा है। फिर ये वाली जो थर्ड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। ठीक है, जो इसके बाद शुरू हुई है। तो थर्ड स्टेज में टीपी लगातार गिरता है, एपी गिरता रहता है, और एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इसकी रैशनल स्टेज कौन सी है। जो इसकी सेकंड स्टेज है ना, सेकंड स्टेज, वही स्टेज को हम रैशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए जाना नहीं चाहता, तो चलो मैं शॉर्ट कर देता हूँ। यही रैशनल स्टेज है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेज में ऑल्दो इंक्रीजिंग रेट है, मगर सेकंड स्टेज में देखा जाए तो पॉइंट डी और बी के बीच में प्रोडक्शन मैक्सिमम है और बढ़ रही है। इसीलिए हर कोई सेकंड स्टेज में रहना चाहता है, थर्ड स्टेज में रहना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो गिर रही है। और फर्स्ट स्टेज में ऑल्दो इंक्रीजिंग रेट है, मगर अभी भी मैक्सिमम के आसपास तो नहीं है ना, तो सेकंड स्टेज ही जो है रैशनल मानी जाती है। और अगर आपने फिर से, मैं कह रहा हूँ, टीचर के सामने थोड़ी शेकी मारनी है, तो इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेन करना अपने 3 to 4 लाइन्स में। उसके बाद आ जाता है पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ। ये लॉ कब पोस्टपोन होगा?
मतलब इस लॉ को हम कब पोस्टपोन कर सकते हैं? इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी तो क्या पता ये लॉ थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, मतलब बजाय इसके कि ऐसे जाए ये थोड़ा उधर से निकल जाए, या इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। वो आपको मास्टर डिग्री के लेवल पे बताऊंगा कैसे किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, अगर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स लगाएं, ठीक है, तो भी इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, ठीक है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की वजह से भी, ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ फैक्टर्स, हम ये मान के चल रहे हैं ना कि हमने एजम्पशन ली थी कि जो यूनिट्स ऑफ लेबर हैं वो होमोजीनियस हैं। अगर वो सही में होमोजीनियस होते, दिमाग से सोचो, अगर वो सही में होमोजीनियस होते तो प्रोडक्शन तो इंक्रीजिंग ही चलती रहती, ठीक है ना। तो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ना, तो अगर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो तभी तो पंगा पड़ता है। अगर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ना हों, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हों, तो ये हमेशा टीपी बढ़ती ही रहेगी। तो अगर हमने क्या कहते हैं इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से डील करना है तो हम इसको लॉ को पोस्टपोन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।